T20 वर्ल्ड कप में आज एक और गेम की अगर बात करें तो आज एसोसिएट्स में एक ही गेम था, इंग्लैंड वर्सेस नेपाल। और इस गेम की अगर बात करें तो बहुत ही क्लोज कॉन्टेस्ट यहां पर रहा, जहां पर लास्ट बॉल में जाकर कहीं ना कहीं रिजल्ट का फैसला हुआ और इंग्लैंड टीम जो है इस मैच को 4 रन से जीतने में कहीं ना कहीं कामयाब रही। हाई स्कोरिंग गेम भी था, 180 करीब था, तो हाई स्कोरिंग आप कह सकते हैं बिल्कुल भी। और 4 रन से इंग्लैंड इस मैच को जीतने में कामयाब रहा, तो ये पूरा रिजल्ट रहा। इंग्लैंड ने जीता, शुरुआत करी है, और नेपाल एज एन एसोसिएट उन्होंने हार के साथ शुरुआत यहाँ पर की है। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, इस मैच में बहुत कुछ घटा। पहली इनिंग में, दूसरी इनिंग में, पावर प्ले में, डेथ ओवरों में बहुत कुछ हुआ इस पूरे मैच में। तब जाकर वो 4 रन से जीत इंग्लैंड के हाथ आई और नेपाल के हाथ 4 रन से हार आई, और एक और क्लोज गेम वो हारे। एक और मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि T20 वर्ल्ड कप जो पिछला था वहां पर वो एक गेम 1 रन से हारे थे, और इस बार टैली थोड़ी ज्यादा है, 4 है, लेकिन है बहुत क्लोज, और लास्ट बॉल फिनिश ये भी कहीं ना कहीं हुआ है। तो जानने की कोशिश करते हैं आखिर कहां पर क्या कुछ चीजें हुई है, क्या नहीं हुई है। लोकेश बाम से मैं थोड़ा डिसअपॉइंट हूं। जी हाँ, आप सारे के सारे मिलकर शायद आप चढ़ जाएंगे कि ऐसा क्या हो गया, उन्होंने तो क्या जबरदस्त इनिंग खेली है, तारीफों की फुल बंदेगी। मैं फिर भी डिसअपॉइंट हूं उनसे, इतनी अच्छी इनिंग खेलने के बावजूद भी। क्यों? वीडियो आगे सुनते रहिएगा, इस पर बात जरूर करेंगे। एंड शुरुआत करते हैं सबसे पहले हमारे मेन सेंटर से, फेज बाय फेज पहले समझते हैं, फिर धीरे धीरे आगे बढ़े। जरूर 1 से 6 ओवर की बात करें, इंग्लैंड ने 57 रन बनाए, 57 रन 2 विकेट के नुकसान पर। वहीं नेपाल ने इसी फेस में 47 रन किए 2 विकेट के नुकसान पर, और नेपाल इस 1 से 6 ओवर में पहले फेस में पीछे रहा और इंग्लैंड ये फेस अपनी तरफ लेने में कामयाब रहा। मिडिल ओवर्स की बात करें 7 से 15 ओवर की, तो यहाँ 77 रन बनाए इंग्लैंड ने 2 विकेट के नुकसान पर। वहीं नेपाल ने 78 रन जोड़े 1 विकेट के नुकसान पर, और ये फेस बहुत ही मार्जिन से कम मार्जिन हो, लेकिन फिर भी विकेट कम था, विकेट एक सिर्फ ये नेपाल ही जीता क्योंकि एक विकेट भी कम है। जी हाँ, बहुत बहुत बेहतरीन खेला नेपाल इस मिडिल ओवर्स में, और वहीं पर आगे थैंक्स टू रोहित और दीपेंद्र। बिल्कुल बिल्कुल आगे बात करेंगे। और 16 से 20 की, और ये फेस नेपाल के नाम रहा मिडिल वाला। 16 से 20 की बात करें तो यहाँ पर इंग्लैंड ने 50 रन किए 3 विकेट के नुकसान पर। वहीं नेपाल को चाहिए तो थोड़े से और ज्यादा थे, लेकिन फिर भी 55 रन अपनी तरफ से भरपूर कोशिश करके जोड़े नेपाल ने इस टेस्ट फेस में, और 3 विकेट उन्होंने इस फेस में गंवाए, और ये फेस और ये मैच भी इंग्लैंड अपने नाम करने में कामयाब। बिल्कुल सही कहा, और आपको फेस बाय फेस ही बता रहा है कि ये मैच कितना क्लोज हुआ। तभी लास्ट बॉल फिनिश हुआ। लास्ट बॉल फिनिश ऐसे नहीं होते कि लास्ट बॉल तक अगर मैच का रिजल्ट नहीं आया है, लास्ट बॉल डलने से पहले तक कोई भी जीत सकता है अगर है तो उसे आप लास्ट बॉल फिनिश कहते हैं। और ये भी ये देखिए भाई, आप फेस बाय फेस में देखिए, इंग्लैंड सिर्फ 10 रन से आगे था अपने पहले फेस में। ये अगर हम इंग्लैंड वर्सेस इंडिया या इंग्लैंड वर्सेस वो है फुल मेंबर कर रहे होते तो अलग बात था। तो 10 रन से यहाँ है। उसके बाद नेपाल को अगर आप देखेंगे, नेपाल ने सेकंड फेस जीता वो 1 रन और 1 विकेट से, इसमें भी काफी क्लोज है। और सेकंड फेज ने इंग्लैंड जीता वो 5 रन से। तो आप डिफरेंस देखिए हर फेजेस में कितने क्लोज रहे हैं, और जो हमें मैच में भी दिखा कि मैच भी बहुत ज्यादा क्लोज कॉन्टेस्ट यहां पर हुआ है। ओवरऑल नेपाल ने 44 डॉट बॉल्स इस मैच में खेली, जो कि लगभग 7 ओवर और 2 गेंदों के आसपास हो जाता है। थोड़ा सा इसमें गुंजाइश हो सकती थी, लेकिन फिर भी 44 बॉल डॉट बॉल्स के लिए हमने आपको इन्फॉर्मेशन के तौर पर यह चीज बता दी। अब बात करते हैं इंग्लैंड की बल्लेबाजी की यहाँ पर। एंड बल्लेबाजी के जो इंग्लैंड के नंबर्स रहे, शुरुआत उनकी अच्छी नहीं रही। फिलिप सॉल्ट जो है वो बहुत ही सस्ते में निपट गए, और अगर आप देखेंगे सिर्फ 1 रन बनाकर वो आउट हो गए। उनसे इंग्लैंड को काफी उम्मीद रही होगी इस ओपनिंग जोड़ी से, फिलिप सॉल्ट और बटलर, लेकिन फिलिप सॉल्ट वो नहीं कर पाए। उसके बाद बटलर ने और बाकी सब प्लेयर्स ने किस तरह से इंग्लैंड के स्कोर को आगे बढ़ाया। नहीं बिल्कुल, अगर आप देखें तो एक स्टार्ट मिल रहा था और फिर ब्रेक लग रहा था। ये इंग्लैंड की इनिंग की कहानी है। अगर हम देखें, बटलर अच्छे रिदम में लग रहे थे, लेकिन वो भी 26 रन बनाकर आउट हुए। जैकब बैथल ने वाकई में एक छोटी सी इनिंग खेली और लंबा जा सकते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने एक पूरा जिम्मा संभाला शुरू के 10-12 ओवरों में। बहुत बड़ी जिम्मेदारी उन्होंने निभाई इंग्लैंड के लिए, वरना शर्मनाक बात होती शायद इंग्लैंड के लिए, कुछ और कहानी होती। लेकिन जैकब बैथल ने बहुत शानदार अर्धशतक जड़ा, साथ ही अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ एक पार्टनरशिप भी की हैरी ब्रुक के साथ। और हैरी ब्रुक खुद एक कप्तानी इनिंग खेलकर उन्होंने टीम को संभाला, टीम को निकाला काफी ज्यादा। इन बैथल और ब्रुक की जोड़ी ने बहुत शानदार खेले ये दोनों ही बल्लेबाज। एक सिचुएशन को देखकर टॉम बेंटन ने बहुत ही खराब अपना विकेट दिया है, बहुत ही ज्यादा प्रेशर में नजर आ रहे थे वो शुरू से ही, अगर हम बात करें। लेकिन साथ ही सैम क्यूरन सस्ते में गए, काफी डॉट बॉल खेली, प्रेशर बना, और फिर वो सीधा बोल्ड हो गए। बिल्कुल सही। और विल जैक्स ने यहाँ कमाल का, ये बहुत ही क्रूशियल इनिंग रही है विल जैक्स की। यहाँ आप बाद में हम बात करेंगे, लेकिन आप कंपेयर कर सकते हैं विल जैक्स वर्सेस लोकेश बाम। करेक्टली ये इनिंग रही है। और विल जैक्स की फिलहाल हम बात करें तो यार कमाल की कितनी इंपॉर्टेंट इनिंग आई है। ये इंग्लैंड को मैच खत्म होने के बाद चला। जी हाँ, वाकई में। और ये कमाल की इनिंग रही है। और विल जैक्स का इंक्लूजन जिनका भी रहा है टीम में, क्योंकि इनको लेकर थोड़ी बात भी हुई थी टूर्नामेंट शुरू होने से पहले इंग्लैंड खेमे में, लेकिन अब वो अपनी अपनी पोजीशन का एक दमखम दिखा रहे हैं कि मुझे लेने का क्या फायदा हुआ। ये देखिए विल जैक्स की कमाल की इनिंग।
बिल्कुल, और इसी के साथ सबके परफॉर्मेंस के दम पर 184 रन टीम ने लगाए 7 विकेट के नुकसान पर 20 ओवरों में। अगर हम बात करें 57 पे 3 होने के बावजूद भी 184 में पहुंचने में कामयाब रहे, वाकई। किनकी वजह से वो हमने ऑलरेडी आपको यहाँ समझाने की कोशिश की। बॉलिंग की यहाँ पर अगर हम बात करें नेपाल की बॉलिंग की, उससे पहले मैं एक चीज यहाँ पर जरूर कहना चाहूंगा, जो नंदन यादव बॉलिंग के नंदन यादव की अगर हम बात करें, उनका T20 वर्ल्ड कप का अपना ही ये पहला मैच था और उन्होंने काफी बेहतरीन कंट्रोल दिखाया, जो एक नर्व्स पे कंट्रोल भी उनका रहा और साथ साथ में उनकी लाइन द लेंथ भी काफी अच्छी खासी हमें देखने को मिली। ओवरऑल बॉलिंग यूनिट को आप किस तरह से देख रहे हैं? स्पिनर्स ने कमाल की गेंदबाजी यहाँ पर की, खास करके दीपेंद्र सिंह और संदीप लामिछाने ने। संदीप लामिछाने का फिगर 1 विकेट दिख रहा है, लेकिन जो उन्होंने तंग किया वो आपने भी देखा, हमने भी देखा और सारे व्यूअर्स ने देखा। एंड समझाएंगे बॉलिंग एनालिसिस अपने पास? नहीं, जरूर। देखिए, पेसर्स खासकर करण केसी ने थोड़े रन लीक किए, कुशल भुरतेल को लगाना यहाँ पर महंगा साबित हुआ। ये कुछ डिसीजंस है जो जरूर फेवर में नहीं गए बल्लेबाजी के। तो अगर हम पहले हाफ को देखें, सिर्फ पहले हाफ को यहाँ अभी तक की बात हो रही है, बात की बात नहीं। बिल्कुल, हम बैटिंग की बात बाद में करेंगे, लेकिन बॉलिंग के लिहाज से देखें तो ये थोड़ा सा रन जो खर्च किए इन बॉलर्स ने, ये इनकी जिम्मेदारी है कि ये आज के डे में ये जिम्मेदारी नहीं निभा पाए। करण केसी की बात करें, शेर मल्ला थोड़े एक्सपेंसिव गए, जरूर कुछ जो उनकी लेंथ थी, टप्पे वाली काफी ज्यादा बॉल दे रहे थे, काफी लूज बॉल वो गिफ्ट कर रहे थे इंग्लैंड के बल्लेबाजों को। जी हाँ, जो कि मेरे ख्याल से एंड इंग्लैंड के आदिल रशीद से भी आज बहुत गलती हुई है। सेम वही बॉल शेर मल्ला ने भी कई सारी रखी है, जो बहुत पहले ही पटक दे रहे थे, जिसका फायदा जैकब बेथल जैसे प्लेयरों ने काफी बिल्कुल उठाया है। ब्रुक ने उठाया, बहुत अच्छा शानदार फायदा उठाया इन दोनों ही बल्लेबाजों ने। दीपेंद्र सिंह यानी संदीप लामिछाने ने कमाल की बॉलिंग, नंदन यादव ने बहुत अच्छी बॉलिंग कराई है इस हाई प्रेशर गेम में, इस एनवायरनमेंट में। नंदन यादव की तारीफ बनती है, क्योंकि बहुत ज्यादा वो क्रिटिसाइज भी होकर आए हैं इस मैच से पहले। बहुत ज्यादा उन्हें कह सकते हैं कि क्रिटिसाइज हुआ, काफी कुछ सुनना पड़ा है डेथ बॉलिंग को लेकर, लेकिन इस मैच में, वर्ल्ड कप के अपने पहले ही मैच में जिस तरह से नर्व्स पर उन्होंने कंट्रोल रखा नजर आने की, उसके लिए कम से कम तारीफ बनती। बिल्कुल बनती है। और यही रहा कि थोड़ा सा जो फर्क रहा करण केसी का, जो थोड़े से डेथ ओवर में जो 20वां ओवर था उसमें खासा रन चले गए, बिल्कुल, वरना स्कोर थोड़ा लिमिटेड था। लास्ट 3 ओवर 45 गए। बिल्कुल सही बात है। और तो ये अपने आप में थोड़ी हैरानी जरूर है, करण केसी का ओवर भी महंगा गया, साथी बॉलर्स का। लेकिन कुशल भुरतेल और शेर मल्ला, करण केसी को आज की बॉलिंग यूनिट की जिम्मेदारी थोड़ी सी और बेहतर तरीके से निभानी चाहिए। बिल्कुल, दीपेंद्र सिंह यानी नंदन और संदीप ने जो मेहनत की थी, आप कह सकते हैं उस पर थोड़ा सा पानी फेरने में कामयाब रहे। और उस टाइम तक, कि हम सेकंड इनिंग की बात नहीं कर रहे हैं, तो उस टाइम तक डेफिनेटली डिसअपॉइंट किया करण और कुशल भुरतेल से जो बॉलिंग करवाई गई। और शेर मल्ला का भी जो उस पहले विकेट के बाद उनकी जो लेंथ है वाकई अच्छी नहीं रही। यानी हम कह सकते हैं कि जो नंदन यादव प्रेशर बनाने में कामयाब रहे अपना पहला वर्ल्ड कप मैच होने के बावजूद भी, वो शेर मल्ला ठीक से कर नहीं पाए ओवरऑल। बाकी और शेर मल्ला से ज्यादा तो आपको करण और कुशल भुरतेल भी देखना चाहिए, खास करके करण जो इतना एक्सपीरियंस रखते हैं। तो उसके बारे में अगर बात करें तो चलिए अब बल्लेबाजी की डिपार्टमेंट की यहाँ बात करते हैं। देखिए 185 रन आपको चेस करने हैं, और सबसे पहली बात आपको दिल के लिए लगातार कहता आया है हमारे पहले के वीडियोस में भी कि जब आप मुंबई में खेलेंगे, वानखेड़े में खेलेंगे, तो वहां पर आपको बहुत अच्छी बैटिंग मिलेगी। बिल्कुल, ये वो 2024 वर्ल्ड कप वाला मत सोचिएगा कि 100, 150, 115, 20 पर मैच लड़ जाएंगे या बहुत दिक्कत होगी। अच्छी बैटिंग विकेट है, जमकर रन बनेंगे। आप देखिए कितने चौके छक्के पड़े, 360, 370, 380 रन करीब इस मैच में पड़ गए, तो जमकर रन पड़े। बहुत अच्छी बैटिंग विकेट्स आपको मिलने वाली है, ये हमने लगातार कहा था और ये हमें यहाँ पर देखने को भी मिला है। अब इस तरह के चेस के लिए आपको शुरुआत चाहिए, एक दमदार, एक तगड़ी तेज शुरुआत चाहिए। वो कुशल भुरतेल अच्छी खासी दिलाने में कामयाब रह गए, लेकिन थोड़ा बहुत उसमें वो रह भी गए। क्या कहेंगे? बिल्कुल सही कहा है आपने। और आसिफ शेख का भी साथ नहीं मिला, जरूर ये अनफॉर्चुनेट रहा। थोड़ा सा पुश यहाँ से मिलता तो आप 40-45 रन की एक स्टैंड देख रहे हो। यही आसिफ की 9 गेंदों में अगर 20-22 करीब रन होते तो हम ये और तगड़ा स्टैंड देखते हो अपनी। बिल्कुल सही कहा आपने। तो ये 6 ओवरों में थोड़ा सा निडर वाला क्रिकेट की जरूरत होती है, जब आपको ऐसी पिच मिल जाए, अच्छी पिच मिल जाए। बॉलिंग की भी है लेकिन बैटिंग की भी यहाँ पर बहुत गुंजाइशें हैं। तो ऐसी विकेटों पर अगर दोनों बल्लेबाज, साथी बल्लेबाज ओपनर के 6 ओवरों में टिक जाए और कुछ 40-45 की पार्टनरशिप लगा जाए, तो बहुत उम्मीद है कि वो टीम का बेड़ा पार कर ही जीत की तरफ जा रहे हैं। लेकिन यहाँ हमें वो ऐसा होता हुआ नहीं। कुशल ने वो तेज तरार दिखाया है, लेकिन आसिफ चूक गए। बिल्कुल सही कहा आपने। और फिर पावर प्ले में ही दोनों बल्लेबाज पैवेलियन चले भी। बिल्कुल, ये सबसे बड़ा दिक्कत रहा। ये आपने सही कहा कि पावर प्ले में दोनों बल्लेबाज चले गए, तो यही हुआ कि कुशल भुरतेल थोड़ा लंबा जाते और बेहतर होता टीम के लिए। और उसके साथ साथ आसिफ शेख का
हाँ। जाएगा। आसिफ शेख डेफिनेटली 9 गेंदें, अगर आपने 9 गेंदें भी खेली तो इस वाकई, इस तरह की वाकई। थी, और कि 9 गेंदों पे आप कम से कम 20-21 करके जरूर, जाते तो जरूर, टीम को जरूर। फायदा जरूर पहुंचता। फिर उसके बाद यहाँ पर अब टीम मुश्किल में थी, यहाँ पर आए रोहित पौडेल और दीपेंद्र सिंह हैरी। इनसे उम्मीद थी कि ये अब यहाँ से पार्टनरशिप बिल्डअप करें, क्योंकि थोड़ी सी तेजी कुशल ने दिला दी थी, बिल्कुल, बिल्कुल। रिक्वायरमेंट थोड़ा वो नीचे लेकर आए थे, लेकिन अब यहाँ पर एक पार्टनरशिप की जरूरत थी और वो इन दोनों ने बखूबी 82 निभाने रनों की की। कोशिश की। 82 रनों की पार्टनरशिप की और इस पार्टनरशिप में उन्होंने जमकर सिंगल्स लिए, वाकई, डबल्स लिए, वाकई। ऐसा नहीं कि सिर्फ हवा फायरिंग कर रहे थे। एक चीज इस पार्टनरशिप की काफी अच्छी रही कि हमें रैश शॉट देखने को नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल सर। रैश शॉट हमें देखने को मिले। जब तक ये पार्टनरशिप थी तब तक इस बिल्कुल। हमें रैश शॉट देखने को नहीं मिले कि अब यहाँ जरूरत नहीं थी, आपने बेफालतू मार दिया। जरूर। ये इसकी गुंजाइश हमें काफी कम देखने को मिली इस पार्टनरशिप में। एंड क्या कहिए? बिल्कुल सही कहा है आपने, और ये चीजें बहुत बेहतर है कि जैसे हर बाउंड्रीज के बाद जो सिंगल लिए जा जी रहे हाँ, हैं, ये कर रहे थे। बिल्कुल, ये काबिल तारीफ है। जैसे कि ब्रुक ने और बैथल ने मिलकर भी काफी जी अच्छा हाँ, किया उनकी था। भी तारीफ बनती थी। बिल्कुल, पहले इनिंग में तो ये एक एग्जाम्पल जो दिया रोहित पौडेल और आप दीपेंद्र सिंह हैरी ने, ये कमाल का रहा है। दोनों ही बल्लेबाजों ने 82 की पार्टनरशिप की, लेकिन उसमें एक भी सिर्फ मारना मारना ये क्रिकेट नहीं था, बहुत समझदारी भरा क्रिकेट था। और जरूर है रोहित पौडेल का स्ट्राइक रेट थोड़ा सा और बेहतर होना चाहिए। बिल्कुल। जिस तरीके की ये पिच है, बार बार डेली क्रिकेट यही कहेगा, ये वेस्ट इंडीज की पिच नहीं है, जी ये हाँ। वानखेड़े स्टेडियम। ये तो हम हर वीडियो में कह रहे हैं कि यहाँ पर वो पिचेस नहीं है, यहाँ जबरदस्त पिचेस है, बहुत अच्छे खासे हाई स्कोरिंग गेम्स है। बिल्कुल, तो कुछ बॉलें जो हमें भी नजर आई थी उस दौरान कि शायद उन्हें ट्राई कर सकते थे, लेकिन इसे लगी भी नहीं और वो एक सिंगल लेने के चक्कर में चले गए। 114 रन का स्ट्राइक रेट 82 की इस पिच पे नहीं हो सकता। ये अच्छा कोई, नहीं। आपको इस पर आपकी शाबाशी नहीं करेगा कि 114 का स्ट्राइक रेट आप पेविलियन लौट कर आए हैं उस पिच पर जो इतनी अच्छी बैटिंग फ्रेंडली। बिल्कुल सही कहा। और उसके बाद यहाँ पर 14 ओवर तक मेरे ख्याल से 2 बल्लेबाज गए थे। जी, जी, जी। उसके बाद लास्ट की 6 ओवरों का खेल शुरू होना यहाँ पर था और शायद 6 ओवर में 62 करीब रन बिल्कुल, यहाँ पर बिल्कुल, चाहिए 62, थे। और वहां पर इन दोनों प्लेयर्स को फंसाने की इंग्लैंड के गेंदबाजों ने कोशिश की है। यहाँ पर अगर आप देखें तो उन्होंने उन जगहों पर इनको खेलने के लिए मजबूर किया जो काफी ज्यादा लेंथ वाले थे, काफी ज्यादा वाइड वाले थे, बिल्कुल। विड्थ वाले जगह थी जहां पर काफी लंबा शॉट खेलना था और उन जगह फंसाया। रोहित पौडेल को भी वहां फंसाया और उसके बाद दीपेंद्र सिंह हैरी को भी यहाँ पर जी हाँ, फंसाया। जी हाँ, लंबे एरियाज में फंसाने की कोशिश की इंग्लैंड बिल्कुल बॉलर्स सर, और वो बिल्कुल कामयाब हो गए। कामयाब। यहाँ पर इंग्लैंड बॉलर्स को क्रेडिट देंगे कि वो कामयाब हो गए। और एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, 6 ओवर 62 थे, इतना खींच के लेकर आए। मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत जो गेम वो खेल रहे थे उसी को थोड़ा और आगे बढ़ा सकते थे। बिल्कुल सही कहा आपने, ये थोड़ा सा और ज्यादा कैलकुलेटिव क्रिकेट है। अब इतना कैलकुलेटिव क्रिकेट, इतने हाई रिस्क मूवमेंट पे शायद गच्चा खा गए हो, जी हाँ। शायद थोड़ा सा, शायद बल्लेबाज रोहित और दीपेंद्र ओवर कॉन्फिडेंस हो गए हो कि हम कुछ रन तेजी से कर रहे हैं तो शायद क्यों ना अब और हवाई फायर किए जाएं। हो सकता है, क्योंकि आप देखिए ये बल्लेबाज के अंदर होता है। जी हाँ। ये 10 में से 6-7 बल्लेबाजों के अंदर ये नेचुरल होता है कि वो 40-50 पहुंच गए हैं तो उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाता जी है हाँ। कि अब तो मैं कहीं भी खेलूंगा, कहीं भी मारूंगा, जाएगी। तो लेकिन इसमें कई बार बल्लेबाज फंस जाते हैं, जी। जो हमें आज रोहित और दीपेंद्र के इस इनिंग में भी नजर आए। बिल्कुल सही कहा। तो यानी जो रोहित और दीपेंद्र को आपने बल्लेबाजी करते हुए देखा, साथ में जो क्रिकेट खेल रहे थे, उसे उन्हें 2-3 ओवर और कंटिन्यू करना वाकई। चाहिए था। वही क्रिकेट, सिंगल डबल 6 ओवर में 62-10 का कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। आप इतना खींच कर लेकर आए, वो भी खींच सकते थे। ये एक छोटी सी गलती उस पार्टनरशिप से बिल्कुल, हुई। बिल्कुल। खींचा उन्होंने जरूर, उसकी तारीफ बनती है, लेकिन मुझे लगता है बहुत जल्दी उन्होंने अटैक करना शुरू कर दिया। 14 ओवर बाद ही उन्होंने शुरू कर दिया था तेज तरार अटैक करना, जो कि उसी कंटिन्यू थोड़ा खींचते, सिंगल डबल्स पे जाते तो और ज्यादा बेटर रहता। चलिए, फिर भी उन्होंने एक बेस सेट करके दिया, वरना शुरुआत अच्छी खराब हो गई जी थी। हाँ, बेस सेट जी हाँ, करके दिया, बिल्कुल। एक मजबूत स्थिति पे छोड़कर गए। उसके बाद यहाँ आरिफ आए, उन्होंने भी कुछ खासा किया नहीं। 8 गेंदों में 10 रन। वाकई। इस पिच पर गेंदे वेस्ट ही होगा अगर आप इतनी ज्यादा गेंदें खेलेंगे तो आरिफ ने भी और आसिफ ने भी, दोनों ने यहाँ पर गेंदे वेस्ट की हैं। रोहित पौडेल ने कुछ गेंदे वेस्ट बिल्कुल, की हैं, बिल्कुल। उनका स्ट्राइक रेट बेटर होना चाहिए था। फिर यहाँ पर जो थोड़ा जो मैच को के लेकर गए लास्ट तक, वो यार लोकेश बाम की वाकई, थी। वाकई। फिर भी मैं लोकेश बाम से, निकोल बाम से क्यों डिसअपॉइंट है वो आगे बात जरूर करूंगा, लेकिन यार पहले लोकेश बाम की नहीं, वाकई में क्या कहना है इसे, उन्होंने अपनी तरफ से कोशिश तो की। कोशिश भरपूर कोशिश की। एक गलती जरूर हुई एंड में, लेकिन भरपूर कोशिश की है। उससे पहले जबरदस्त लाजवाब कोशिश जो उन्होंने की है आप लोकेश बाम ने, वो काबिल तारीफ है। इस पिच पर आकर फौरन अपने आप को ढालना उस सिचुएशन में, ये कहना बहुत आसान है कि कोई भी ढाल सकता है, नहीं ऐसा नहीं होता, कोई भी नहीं ढाल सकता। आज उनका डे चाहिए। इंग्लैंड के बल्लेबाज नहीं ढाल पाए, विल जैक्स ने जिस तरीके का काम इंग्लैंड के लिए जी हाँ। किया वो तो कर पाए, लेकिन लोकेश बाम बहुत मार्जिन से रह गए। और ये वर्ल्ड कप है तो ये मार्जिन बहुत बड़ा मार्जिन रह जाता है जब आप नहीं कर पाते उस चेस। बिल्कुल सही कहा। वो तो डेफिनेटली डेली क्रिकेट का वो हमेशा ये वर्ल्ड रहता है। ये वर्ल्ड कप है। देखिए, क्लोज गेम, कॉम्पिटिटिव गेम तो आप पिछले वर्ल्ड कप में भी खेले बिल्कुल, थे। बिल्कुल। इससे क्लोज 1 रन से वो मैच टिप्पी हाँ, जीत मैटर करता है। जीत बहुत ज्यादा जरूरी है। आप वर्ल्ड कप में आए फुल मेंबर्स को हराने के लिए। बिल्कुल। कॉम्पिटिटिवनेस आप देखिए, नीदरलैंड, स्कॉटलैंड, इन सब टीमों का जो नाम है वो क्यों है, क्योंकि उन्होंने फुल
मेंबर को मात दी है, इन्होंने फुल मेंबर्स को हराया है। आप देखिए वर्ल्ड कप क्वालिफायर में जो स्कॉटलैंड का परफॉर्मेंस हुआ था 2023 का ओडीआई वर्ल्ड कप क्वालिफायर, उन्होंने फुल मेंबर्स को ज्यादा हराया था इन कंपेयर टू नीदरलैंड, और तो अनफॉर्चुनेटली स्पॉट की वजह से वो पहुंच नहीं पाया उस वर्ल्ड कप में। तो यही बात है, हराना पड़ेगा आपको, और हराना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो डेफिनेटली ये लोकेश बाम की इनिंग जो है वो कहीं ना कहीं वेस्ट हो गई। वो फैंस में अपने लोगों में तारीफ के काबिल है, तारीफ जरूर होगी, लेकिन क्या नेपाल इस रिजल्ट से सेटिस्फाई है? नहीं है। क्या फैंस इस रिजल्ट से सेटिस्फाई है? नहीं है। खुद लोकेश बाम, जी हाँ, तो खुद लोकेश बाम क्या सोचा, चलो मेरा काम तो हो गया, मैंने तो हीरोइक इनिंग खेली। नहीं, उनको भी बहुत जबरदस्त हर्ट हुआ होगा, क्या यार मैं फिनिश लाइन पहुंच नहीं पाया, अफसोस होता है। तो कोई भी ये रिजल्ट नहीं चाहता था जो आया, तो फिर आप सोचिए ये गेम कैसे हुआ, बिल्कुल सोचने वाली बात है। जबकि कंपेटिटिव मैचेस पहले भी खेले गए, यहाँ पर जीतना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये वर्ल्ड कप है, वर्ल्ड कप में कोई भी गुंजाइश एक्सक्यूज बचती नहीं है। अब हम उस गलती की मैं आपसे बात पूछना चाहूंगा। एक ओवर में 10 रन चाहिए थे, सैम क्यूरन बॉलिंग पर थे, लोकेश बाम स्ट्राइक पर थे। अब आप समझाने की कोशिश करेंगे क्या गलती हुई जिससे डेलीकेटेड उनके 39 रन की इनिंग में, तारीफ तो हमने की लेकिन हम डिसअपॉइंट भी है। नहीं जरूर देखिए, ये एक चीज है जो शायद मैटर बहुत करती है, लेकिन इसे कोई मानेगा भी नहीं, और ये मैटर करती ही है। जब तक इसे इग्नोर किया जाएगा, ये सब लोग वर्ल्ड कप भी हारे हैं या हर मैच हारे हैं जिन्होंने इस चीज को इग्नोर किया। वाकई में ये ऐसा होता ही है। अगर आप देखेंगे कि आप आए, आपने आखिरी ओवर में आपने बॉलर को देखा, ये बॉलर को रेस्पेक्ट देने वाली चीज होती है। अब मैंने रेस्पेक्ट वर्ड यूज कर दिया, अब क्रिकेट में तो खत्म हो चुका है ये सब चीजें, अब नहीं देखी जाती। लेकिन आज के एटीट्यूड भरे क्रिकेट में ये देखना पड़ता है। आज भी क्रिकेट क्रिकेट ही है, क्रिकेट कुछ और बदला नहीं है। आपको सामने वाले बॉलर को देखना है कि सैम क्यूरन सामने से आ रहे हैं, कोई भटीचर बॉलर सामने से नहीं आ रहा है, या कोई बायलैटरल सीरीज नहीं है जहां पर कोई भी बॉलर छोड़ दिया जाता है टीम के द्वारा, अरे जा कराओ जाके, बायलैटरल में कौन माथा पच्ची करेगा, सर अपना कौन दीवार पे मारेगा। ये वर्ल्ड कप है। और एक चीज मैं इसमें जोड़ना चाहूंगा, अब कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि आर्चर और आदिल रशीद को जब हमने अटैक किया, उन पर हमने रेस्पेक्ट नहीं दी, उनको हमने उधेड़ा, तो सैम क्यूरन के सामने हम क्यों इस तरह से खेलते, इतना सोचते क्यों, गेम अवेयरनेस क्यों दिखाते, सेंसिबिलिटी क्यों दिखाते? बस इसी को हम कहते हैं कि लोग ये सब चीजें नजरअंदाज से ने कहा सोचते ही नहीं है। अब क्यों सैम क्यूरन में आपको सोचना चाहिए था और आर्चर का आपने सोचा चलेगा, समझाइए। बिल्कुल, अगर आपने 1 साल का क्रिकेट उनका देखा है सैम क्यूरन का, तो वो इस रेस्पेक्ट के लायक है। T20 सर्कल में उनकी रेस्पेक्ट इस फेस में, टेस्ट फेस में जो उन्होंने कमेंडेबल काम किया है अपने ऊपर, अगर आप उन्हें फॉलो करेंगे बजाय उनके लाइफस्टाइल और घर के पर्सनल के, उनके क्रिकेट को फॉलो करेंगे, तब आपको पता चलेगा। ये एक ओवर में 10 रन ये सैम क्यूरन की वजह से डिफाइंड हो पाए। तो T20 में उन्होंने अपने आप को अपग्रेड किया है, अपने आप को उभारा है। क्यों? उन्होंने सिर्फ फुल बॉल का इस्तेमाल किया है, और लोकेश बाम सिर्फ शॉट खेलने का ट्राई कर रहे थे, वो बॉलर्स को रेस्पेक्ट नहीं दे रहे थे। बिल्कुल, आप देखेंगे, इसमें मैं जान जोड़ना चाहूंगा, आप देखेंगे लोकेश बाम ने जितने सिक्सेस मारे हैं वो या तो पटकी हुई गेंदें थी, या फिर अगर आप देखेंगे उनके हाफ वॉली बॉल थी, हाफ वॉली बॉल थी, शॉट में थी, चाहे वो आदिल रशीद पे हो, या फिर अगर मैं बात करूं आर्चर पे जो उन्होंने शॉट्स खेले, ल्यूक वुड पे जो उन्होंने ट्राई किया, ये सब। लेकिन फिर वही, क्या आपने सैम क्यूरन को पढ़ा है? क्या आप जानते हैं कि सैम क्यूरन किस तरीके की वेरिएशंस का इस्तेमाल करते हैं, किस तरीके के स्किल्स उनके पास हैं, किस तरह में वो डेथ ओवर बॉल करते हैं, उनकी वेरिएशन क्या है? यहीं पर दीपेंद्र सिंह एरी मुस्तफिजुर रहमान के सामने वर्ल्ड कप में चूक गए। सेम यही हुआ। दीपेंद्र सिंह एरी सिर्फ हवाई शॉट के लिए जा रहे थे, वो ये भूल गए मुस्तफिजुर रहमान कटर डालते हैं, स्लोअर डालते हैं, सिंगल भी है, और इस क्रिकेट में सिंगल वो भूल गए। लोकेश बाम आज फिर भूल गए। यही लोकेश बाम अगर पहली बॉल से वो समझाते करण को, हम लोग 2 के लिए जाएंगे, और जैसे ही मुझे बॉल मिली मैं उस पर 6 के लिए जाऊंगा या चौकी के लिए जाऊंगा, 2-2-2-2 लेकर हम उसे डीप तक लेकर जाएंगे। लेकिन वो हर बॉल पर सिर्फ एक ही शॉट ट्राई करते रह गए, वो था उठाकर मारने की कोशिश, जो कि उनकी स्किल के सामने धराशायी रह गए। एंड कंटिन्यू। बिल्कुल सही कहा आपने, और आपको शॉट बदलने होंगे। जब आप देख रहे हैं कि वो इस फुल बॉल्स को डाल रहे हैं, तो ये बात होती है, कोच कप्तान बहुत चेंज, ये वर्ल्ड कप है, याद रखिए। यहाँ फॉरन बॉलर्स को देखकर, सामने वाले बल्लेबाज को देखकर आपको प्लान बदलने होते हैं। बिल्कुल, ये वो नहीं है कि आप अपने नेपाल से अपने टीयू से प्लान बनाकर आए थे, अब वानखेड़े में भी हम वही प्लान अपनाएं। अरे नहीं, ऑन फील्ड बहुत एक्टिव रहने की जरूरत है। बिल्कुल नहीं होता, इसे वही वानखेड़े के बाहर छोड़कर आ जाइए, जो सोच, जो भी आपने थिंकिंग की होगी। यहाँ पर मिनट टू मिनट, सेकंड टू सेकंड यहाँ सोच बदलना पड़ता है। ये चीज यहाँ पर स्टुअर्ट लॉ हो, मिस्टर स्टुअर्ट लॉ हो, आप रोहित पटेल हो, और आप लोकेश बाम हो, सॉलिड कच्चा खाएं। आपने समझा ये भी स्लोअर या ऐसी बॉल रखेंगे, शायद शॉर्ट हाफ वाली बॉल आएगी और मार दूंगा, हो जाएगा। नहीं, फॉरन प्लान को बदलना है। फुल बॉल है, अब इस पर मुझे कैसे क्रिकेट खेलना होगा, अपने पैर को थोड़ा सा हटाना होगा, थोड़ा सा गैप बनाना होगा, स्टंप की तरफ से थोड़ा गैप बनाना होगा पैरों के बीच में,
अब चलिए आइए, अपने स्टांस को बदलना होगा। बिल्कुल। ये तरीके हैं जो क्रिकेटर को बड़े बनने से बड़ा बनाती है, जी, जो मिनट मिनट में अपने तौर तरीके को बदले खेलने के। और ये T20 क्रिकेट है, यहाँ तो वक्त तो बहुत तेजी से वक्त ही वैसे बदलना कम पड़ता है। बिल्कुल सही कहा। ये एक चीज जो आखिरी ओवर में आपने नहीं की सैम करन के साथ, और उन्होंने अपने मास्टर क्लास का एक और बार T20 सर्किट में मास्टर क्लास का एक और बार सबूत दी। बिल्कुल, इसी ने बहुत डिसअपॉइंट किया है लोकेश बाम की इस अच्छी इनिंग में। जैसे हमने पहले ही कहा, बहुत आप शायद सब लोग कहें कि क्या बकवास कर रहे हैं आप, लोकेश बाम ने क्या इनिंग खेली। शुरू में जो हमने बोला ये चीज थी जो भीड़ से डिसअपॉइंट किया। एक और बार हम यही कहेंगे कि गेम अवेयरनेस के चक्कर में जो है नेपाल इस मैच को गवा बैठा। वो साउथ अफ्रीका वाला गेम था, बांग्लादेश वाला भी गेम था, और यहाँ पर भी हो गया। जो दीपेंद्र सिंह ने बांग्लादेश के खिलाफ चूक की थी, मुस्तफिजुर रहमान को ये सोचकर T20 सर्किट और के ये सब बॉलर से और मुस्तफिजुर रहमान में डेथ ओवर में जबरदस्त रहे हैं, कमाल के रहे। बताने की जरूरत नहीं जी है। हाँ। जो वैसे भी घंटों में लीगों में पड़े रहते हैं उनको तो वैसे ही पता बिल्कुल होता है। और उसके बाद सैम अगर करन बात को करें देखिए, सैम वो भी करन लीग की, के वो और भी भी ऐसे साथ ही जो है। काम किया है वो भी ऐसे ही है, वो जबरदस्त। ये सैम करन के अलावा कोई भी और बॉलर हाँ, होता, हाँ। 4 गेंदों में मैच खत्म कर देता लोकेश बिल्कुल बाम। सही, बिल्कुल सही। लेकिन लोकेश बाम सिर्फ स्लॉग पर डिपेंड कर रहे थे कि अच्छी बॉल आई मैं करूंगा और सीख जाऊंगा। थोड़ा सा ब्रेन का इस्तेमाल वो करते सैम करन के खिलाफ। वो समझते कि सैम करन थोड़ा डिफरेंट बॉलर है, वाकई, इनके खिलाफ थोड़ा वाकई। डिफरेंट खेलना पड़ेगा, या स्टुअर्ट लॉ उन्हें कुछ इनपुट देते। चलिए आपने पहली गेंद पे ट्राई किया, उसकी अगली 5 गेंद पे आप तुरंत सतर्क हो जाते, अरे नहीं ये अलग बॉलर है, मुझे इस पे जो समझा वो करना पड़ेगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं किया। लोकेश बाम ने भी हमें डिसअपॉइंट किया एट द एंड जाते जाते, और इस तरह से नेपाल इस गेम को गवा बैठा। और जैसे हमने पहले ही कहा, जीत बहुत इंपॉर्टेंट है। वाकई, शब्द वाकई। पर हर जगह आपको तारीफ मिलेगी, लेकिन आप खुद से पूछिए, क्या नेपाल फैंस ये रिजल्ट चाहते थे? नेपाल लॉस्ट बाय 4 रन? नहीं। क्या नेपाल टीम ये चाहती थी नेपाल लॉस्ट बाय 4 रन? नहीं। क्या स्टुअर्ट लॉ ये चाहते थे? नहीं। डेफिनेटली अच्छा खेले, कम्पिटिटिव खेले, टॉप खेले, ये खेले, वो सब ठीक है अपनी जगह पर, लेकिन ये तो हमने 2024 में भी किया। बिल्कुल सही। आपने नेपाल 2024 में भी किया था, क्लोज गए, सब कुछ हुआ था, लेकिन रिजल्ट बहुत मैटर करता है। 2 ही फुल मेंबर से भिड़ना था आपको, 1 फुल मेंबर चली गई, अब एक और बचा हुआ है। अनफॉर्चुनेटली लोकेश बाम आपने डिसअपॉइंट कर उस लास्ट ओवर में थोड़ा सा अगर आप गेम अवेयरनेस दिखाते तो बात यहाँ बन सकती थी। और जो गलतियां हुई है वो हमने पूरे एनालिसिस में ऑलरेडी बात की है। यार इंग्लैंड के बॉलर्स की मैं सीधे नंबर सबसे सामने है, मैं बात करना चाहूंगा यार आर्चर, आदिल रशीद और ल्यूक वुड, और खास करके यार मैं आर्चर और आदिल रशीद के बारे में पूछना चाहूंगा, क्या रहेगा? आदिल रशीद का ऑफ डे रहा या क्या कह सकते हैं आप? क्योंकि सामने ओपोनेंट एक एसोसिएट टीम थी, ऑफ डे का नाम देकर हम पल्ला नहीं झाड़ सकते। नहीं, वाकई में बहुत दमदार खेले भी हैं, और बहुत बेहतरीन नेपाल के बल्लेबाज खेले। अटैक जिस तरीके से किया है, शायद लाइटली ले लिया हो इन बॉलर्स ने कि हम कर जाएंगे, हमारे पास बहुत एक्सपीरियंस है। तो ये चीजें बहुत ज्यादा इंग्लैंड की बॉलिंग यूनिट को काफी ज्यादा क्वेश्चन मार्क खड़ी करती हैं इन जैसे परफॉर्मेंस का। लेकिन आदिल रशीद पर हम जरूर कह सकते हैं वो बहुत सीनियर प्रो है टीम बिल्कुल। और इसी वर्ल्ड कप में हमें वो आगे चलते हुए एक ऐसी परफॉर्मेंस करते हुए नजर आ सकते हैं कि सब अपने अपने उनके मुरीद हो जाए, इस तरीके का परफॉर्मेंस। तो आदिल रशीद का जरूर मैं ये कह सकता हूँ, तभी मैंने कहा बैड डे। नेपाल के बॉलर्स ने उन्हें माफ कीजिएगा, बल्लेबाजों ने उन्हें बहुत अच्छा टैकल किया, बहुत कमाल का टैकल किया, उसमें बल्लेबाजों का क्रेडिट जाएगा, बिल्कुल जाएगा। लेकिन बैड डे भी हम कह सकते हैं आदिल रशीद के कॉन्सेप्ट में। लेकिन आर्चर का बहुत खराब रहा, ल्यूक वुड को काम करना जरूर चाहिए। और आर्चर इकलौते गेंदबाज हैं जिनको हर बल्लेबाज ने धोया है लगभग। बिल्कुल। कुशल भुरतैल हो, बीच में रोहित पौडेल, दीपेंद्र थे, उसके बाद फिर लास्ट में लोकेश बाम ने भी। बिल्कुल सही कहा आपने। और ये चीजें फुल मेंबर्स के जो बाकी टीमें हैं उनके खिलाफ बहुत ज्यादा प्रेशर बनाएंगी इंग्लैंड पर। लेकिन वहीं पर लियाम डॉसन, विल जैक्स और क्यूरन ने बहुत ही अच्छी बॉलिंग और सही हुई बॉलिंग कर। बिल्कुल। चलिए, और इसी के साथ यह एनालाइज हमारा कंप्लीट हुआ, जहां पर 4 रन से नेपाल इस मैच को गवा बैठा। अब यही पूरा फैक्ट एनालिसिस है जो आपको सुनना चाहिए, लेकिन मैं जानता हूं कितने लोग इसे सुनेंगे, नहीं सुनेंगे, कितने लोग यहां तक पहुंचे भी हैं, कितने लोग सहमत है, नहीं है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये आप जरा रिक्वेस्ट आप सबसे कि इस वीडियो को और एनालिसिस को आप शेयर करिए, जिन्हें सच में एक अच्छा एनालाइज सुनना, फैक्ट एनालाइज सुनना पसंद है, उनको उन लड़कों के, उन लोगों के बीच ये आप वीडियो शेयर करें तो बहुत ज्यादा बेटर रहेगा। यही सब कुछ हार के कारण रहे और यही सब कुछ इंग्लैंड के 4 रन की जीत के कारण रहे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। चैनल को प्लीज रिक्वेस्ट आप सबसे सब्सक्राइब करके जरूर जाइए और बने रहिए डेल क्रिकेट चैनल के साथ। और हमारे एसोसिएट फेसबुक पेज पे जाकर फॉलो करिए। इस मैच के दौरान ही कितना सारा कंटेंट वहां आपको लगातार मिल रहा था। जिन्होंने उस पेज को फॉलो किया है, जिन्होंने नहीं फॉलो किया वो शायद सीधे वीडियो का इंतजार कर रहे थे, उस पेज को जाकर जरूर फॉलो करिए। उस पेज का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल